बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए हैं। बजट सत्र के दौरान उन्होंने विधानसभा के बाहर कहा कि रामचरितमानस में थोड़ा कचरा है जिसे साफ करने की जरूरत है। उन्होंने रामचरितमानस की एक और चौपाई पर सवाल खड़ा किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दर्जनों दोहे ऐसे हैं जिसे बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं रामचरितमानस पर बोलता रहूंगा, मैं चुप होने वाला नहीं हूं। इसके पहले भी डॉक्टर चंद्रशेखर ने मनुस्मृति और रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। पटना में विधानसभा परिसर से एक दिलचस्प नजारा सामने आया। जिस वक्त नेता प्रतिपक्ष बजट को लेकर मीडिया से बात कर रहे थे, उस वक्त उनके बगल में खड़े होने के लिए बीजेपी के 2 विधायक आपस में उलझ गए। अरुण सिन्हा और संजय सिंह के बीच कैमरे के सामने ही तू-तू-मैं-मैं हो गई। आखिरकार नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को बीच बचाव करना पड़ा। इस बीच बिहार सरकार ने बजट में 10 लाख नौकरियां देने की बात दोहराई। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बीपीएससी से लेकर पुलिस में बंपर भर्तियों का ऐलान किया। तेलंगाना में बीजेपी अगले 1 महीने तक बड़ा चुनावी अभियान चलाएगी। जेपी नड्डा के घर तेलंगाना के बीजेपी नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया। इस अभियान का नाम प्रजा गोसा भाजपा भरोसा होगा। अभियान के तहत वरिष्ठ नेता सभी 119 विधानसभा सीटों पर रैलियां करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं की राज्य भर में 10 बड़ी रैलियां भी होंगी। इन रैलियों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जैसे नेता संबोधित करेंगे। हैदराबाद में पीएम मोदी की रैली के साथ ये अभियान समाप्त होगा। महाराष्ट्र में प्याज की गिरती कीमत को लेकर सियासी हंगामा बढ़ गया है। एनसीपी विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा में गले में प्याज की माला और सिर पर प्याज की टोकरी लेकर विरोध जताया। विपक्ष के विरोध के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा को भरोसा दिलाया कि सरकार हर हाल में प्याज किसानों के साथ है। गौरतलब है कि देश के तमाम खुदरा बाजारों में प्याज 15 से 25 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, लेकिन एशिया के सबसे बड़े प्याज बाजार नासिक में किसानों को इसे 2 से 4 रुपए प्रति किलो में बेचना पड़ रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी की तस्वीर को लेकर सियासत सुलग रही है। तस्वीर में आरोपी सदाकत खान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिख रहा है। तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा तो अखिलेश ने फौरन जवाब दिया और कहा कि तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने सदाकत की एक दूसरी तस्वीर जारी की जिसमें वो बीजेपी के पूर्व विधायक के साथ दिखाई दे रहा है। सदाकत को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी तक की जांच के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड की प्लानिंग सदाकत के कमरे में ही बनी थी। भिवानी हत्याकांड को लेकर हो रही सियासत में अब भीम आर्मी की एंट्री हो गई है। राजस्थान के करौली में भीम आर्मी और मुस्लिम महासभा के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उधर भिवानी हत्याकांड को लेकर हरियाणा से सटे भरतपुर की 3 तहसीलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रशासन ने ये कदम अफवाहों को रोकने के लिए उठाया है। अगले 48 घंटे तक इलाके के लोग इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अवंतीपोरा में जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। मारा गया एक आतंकवादी आकिब पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। पुलिस के मुताबिक आकिब टीआरएफ का आतंकी था। दूसरा आतंकवादी एजाज जैश के लिए काम करता था। आतंकियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आपको ये बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया अपनी गिरफ्तारी और इस्तीफे को कुर्बानी का नाम देकर अपने आप को एक अपराधी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी के तौर पर आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। इसलिए आज हम इस पूरी खबर का विस्तार से एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया अपने आप को व्हाइट दिखाना चाहते हैं लेकिन उनकी आज की स्थिति ब्लैक है। और आपको मनीष सिसोदिया द्वारा लिखी गई वो इमोशनल चिट्ठी भी दिखाएंगे जो किसी इमोशनल फिल्म की तरह आपको आज रुला देगी और आपको ऐसा लगेगा कि मनीष सिसोदिया सीबीआई के रिमांड में देश में एक क्रांति लाने के लिए गए हैं। आज भी हमारे देश में अंग्रेजों का शासन है, भारत गुलाम है और भारत के लोगों पर अंग्रेजों की जो सेना है, अंग्रेजों की पुलिस है और सरकार वो अत्याचार कर रही है और इन 140 करोड़ लोगों को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया जेल जाकर एक कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन आज हमारा सवाल यह है, क्या यह क्रांति शराब घोटाले से आएगी? मनीष सिसोदिया अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं और भगत सिंह बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज वो 2,500 करोड़ के शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, जिसे स्वीकारने में उन्हें और उनकी पार्टी को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं और यही वजह है कि आज उन्हें अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। असल में आज आम आदमी पार्टी के 1 नहीं बल्कि 2 विकेट गिर गए। मनीष सिसोदिया ने भी आज मंत्री पद से इस्तीफा दिया है
और सत्येंद्र जैन जो पहले से ही जेल में है, उन्होंने भी आज अपना इस्तीफा दे दिया है। और अब हो सकता है मनीष सिसोदिया की मुलाकात सत्येंद्र जैन से उसी जेल में हो जाए। लेकिन इन इस्तीफों के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी छिपी हुई है, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। असल में बड़े बड़े नेता सरकारों में जो बैठे हैं या बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हैं, वो जो करते हैं उसके बारे में आम लोग कभी जान नहीं पाते। इसलिए आज हम आपको बताएंगे इस सब के पीछे क्या रणनीति है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मनीष सिसोदिया ने यह इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया है, क्योंकि वो सबको ये दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए मंत्री पद और सरकार में रहना कोई मायने नहीं रखता। जबकि ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है, ये सिर्फ एक नैरेटिव है। वो चाहते हैं कि आप इस कहानी को सुने, भावुक हो जाएं और इस पर विश्वास कर लें। सच ये है जो, और सच वो काला सच है, ये ब्लैक है। सच ये है कि मनीष सिसोदिया असल में अपना मंत्री पद छोड़ना ही नहीं चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज अपनी जमानत के लिए याचिका दी। गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए एक आखिरी कोशिश उन्होंने की जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए, और अपनी याचिका में उन्होंने लिखा कि क्योंकि उनके पास दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा 18 विभाग हैं, इसलिए अदालत को उनके मामले में तुरंत सुनवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो जेल में चले गए तो फिर इन 18 विभागों को कौन संभालेगा। अगर वो जेल में चले गए तो दिल्ली सरकार का बहुत जो कामकाज है वो बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं सारे, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो या दूसरे मंत्रालय हो, वो सब के सब मनीष सिसोदिया के पास हैं। और इसीलिए उन्होंने अदालत से कहा, सुप्रीम कोर्ट से, कि भाई मुझे अगर मैं जेल में चला गया तो सरकार का पूरा कामकाज रुक जाएगा। ये तो दिल्ली की जनता के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, दिल्ली के बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए उन्हें तुरंत जमानत मिलनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए। ये कहते हुए मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन फिर अगर वो ये भी कह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी से डरते नहीं और ये भी कह रहे हैं कि वो मंत्री नहीं रहना चाहते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? यानी शाम 4 बजे तक मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें जमानत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया, तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब मनीष सिसोदिया का जल्द बाहर आना मुश्किल है। और अगर वो बाहर नहीं आए तो दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, जिससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार बहुत मुश्किल में आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन यह इस्तीफा राजनीतिक है और ऐसा दिल्ली की सरकार को किसी भी संवैधानिक संकट से बचाने के लिए किया गया है। और इसके पीछे मकसद यह भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में आप लोगों की सहानुभूति देख रही हो। लेकिन सच यह है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया के इस्तीफे का सिद्धांतों वाली राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इतने ही राजा हरिश्चंद्र होते और इतनी ही नैतिकता की बात को मानने वाले होते, तो फिर सत्येंद्र जैन का इस्तीफा आज से 9 महीने पहले ही हो गया होता। आप याद कीजिए, सत्येंद्र जैन पिछले साल 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए थे और पिछले 9 महीनों से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 9 महीनों में अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी उनका इस्तीफा नहीं मांगा और सत्येंद्र जैन इस दौरान सरकार में लगातार बिना विभाग वाले मंत्री बनकर रहते रहे। तो सत्येंद्र जैन से जब 9 महीने में इस्तीफा नहीं मांगा, तो फिर मनीष सिसोदिया से एक ही दिन में क्यों मांग लिया? अंतर यह है कि मनीष सिसोदिया जेल में रहकर मंत्री का काम नहीं कर सकते थे। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तारी से पहले सत्येंद्र जैन के पास, आप सोचिए कौन कौन से मंत्रालय थे। उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, उद्योग, बिजली मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सिंचाई और जल संसाधन जैसे मंत्रालय थे। और बाद में इन सभी मंत्रालयों को मनीष सिसोदिया को सौंप दिया गया। यह भी बड़ी दिलचस्प बात है। ये मंत्रालय ऐसा लगता है कि बड़े अनलकी हैं, जिसके पास भी जाते हैं वो जेल में चला जाता है। पहले ये मंत्रालय सत्येंद्र जैन के पास थे, वो जेल में चले गए। सत्येंद्र जैन के पास से ये मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास आए और अब वो भी जेल में है। और अब दोनों आपस में अगर जेल में मिले तो इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया भी सीबीआई के रिमांड में है और थोड़े दिन के बाद वो भी जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे, यानी जेल में चले जाएंगे। मनीष सिसोदिया 51 वर्ष के हैं
और उन पर अरविंद केजरीवाल को कितना भरोसा है, इसका अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में अभी मौजूदा सरकार एक तरह से मनीष सिसोदिया ही चला रहे हैं। असल में दिल्ली में स्थिति यह है, मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन काम सारा मनीष सिसोदिया ही करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनीति करते हैं। उन्होंने अपने काम बांटे हुए हैं। मनीष सिसोदिया को कह रखा है कि सरकार तुम चलाओ और राष्ट्रीय जो राजनीति करनी है वो मैं करता रहूंगा। और दिल्ली के कुल 33 विभागों में से, यानी 33 मंत्रालयों में से 18 विभाग अकेले 33 में से 18 मनीष सिसोदिया के पास थे। यानी दिल्ली के 50% मंत्रालय और विभागों का नेतृत्व स्वयं मनीष सिसोदिया कर रहे थे। और इन विभागों को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकी लिस्ट अभी हमने आपको दिखाई। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने अपने कई विभागों का काम भी अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को सौंप दिया था। और यही वजह है कि उनके गिरफ्तार होने के बाद उनका इस्तीफा देना बहुत जरूरी हो गया था। ये सारे विभाग आप देखिए, जब आप इन विभागों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ऐसा कोई विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग हो, कोई नहीं बचा जो मनीष सिसोदिया के पास ना हो। देखिए, गृह, ऊर्जा, उद्योग, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, रोजगार, श्रम, कला, संस्कृति, पर्यटन, सतर्कता, भूमि व भवन, योजना विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, अब देखिए आप, जल विभाग, सिंचाई विभाग, शहरी विकास और गृह मंत्रालय। तो सोचिए फिर बचा क्या? सारी सरकार तो मनीष सिसोदिया ही चला रहे थे। और अगर मनीष सिसोदिया जेल चले जाते हैं तो इन सारे विभागों का क्या होगा? इसलिए अरविंद केजरीवाल की यह मजबूरी है कि उन्हें ये सारे विभाग किसी नए मंत्री को देने ही पड़ेंगे, वरना पूरी सरकार ठप हो जाएगी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया वित्त मंत्री भी थे और उन्हें ही दिल्ली का बजट भी पेश करना था, इसलिए भी उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए आप ये बिल्कुल मत समझिए कि ये इस्तीफा कोई कुर्बानी है। और अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जल्द ही 2 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिन्हें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है। उन दोनों ने अपना अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को दिया है। इनकी एब्सेंस में दिल्ली वालों का काम जो है वो प्रभावित ना हो, दिल्ली का काम ना रुके, दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे। आज मैं अपने साथ वो चिट्ठी भी लाया हूं जो मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी है, और इसी चिट्ठी में उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया है। और ये एक ऐसी चिट्ठी है जो किसी इमोशनल फिल्म की तरह आज आपको रुला देगी, और आपको मनीष सिसोदिया में एक भ्रष्टाचारी नेता नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी नजर आने लगेगा जब आप इस चिट्ठी को पढ़ेंगे। और आपको इस चिट्ठी में शानदार डायलॉग्स और स्क्रिप्ट जैसा भाव भी मिलेगा। इसलिए बहुत दिन से अगर आपने कोई इमोशनल फिल्म नहीं देखी है तो आज इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए। इस चिट्ठी में 3 बातें नोट करने वाली भी हैं। पहली बात यह कि इसमें मनीष सिसोदिया ने यह तो लिखा है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए दिल्ली में कितना जबरदस्त काम किया, लेकिन वो इसमें एक जगह भी ये नहीं लिखते कि वो दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर भी थे और उन्हें शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यानी वो शिक्षा की बात तो करते हैं लेकिन शराब नीति का कहीं इस चिट्ठी में एक बार भी जिक्र नहीं करते। वो शिक्षा 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 तो लिखते हैं लेकिन शराब कहीं नहीं लिख रहे, जबकि मुद्दा शराब की नीति का है, ना कि शिक्षा नीति का। वैसे भी आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया ने जो अपनी छवि प्रोजेक्ट की है अभी तक, वो जहां भी जाते थे अपने आप को शिक्षा मंत्री के तौर पर ही पेश करते थे कि मैं शिक्षा मंत्री हूं और दिल्ली के बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूं। दिल्ली के माँ बाप, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, ये सब बातें करके वो अपनी छवि चमकाते थे। लेकिन वो ये लोगों को नहीं बताते थे कि वो बाकी विभाग भी संभालते हैं। ये शराब वाला विभाग भी उन्हीं के पास है और इसमें घोटाला हो रहा है। दूसरी बात इस चिट्ठी में ये लिखी है कि इस
मनीष सिसोदिया अंग्रेजों से लड़ते हुए जेल जाने वाले क्रांतिकारियों को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं और लिखते हैं कि वो सच्चाई के लिए जेल जाने से बिल्कुल नहीं डरते, जबकि सच ये है कि वो आज शाम तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अपील कर रहे थे। और दूसरी बड़ी बात यह कि मनीष सिसोदिया भारत के महान क्रांतिकारियों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सोचिए भारत का कौन सा क्रांतिकारी ऐसा है जो भ्रष्टाचार के लिए जेल में गया था। गिरफ्तारी से पहले मनीष सिसोदिया ने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उनकी आत्मा को बहुत दुखाया था। वही महात्मा गांधी जिन्होंने मरते दम तक भारत में पूर्ण शराबबंदी की मांग की थी, जो पूरे जीवन शराब के खिलाफ काम करते रहे। और मनीष सिसोदिया उसी शराब घोटाले में शामिल होकर गिरफ्तारी से पहले उन्हीं महात्मा गांधी की समाधि पर गए। उनकी आत्मा बड़ी दुखी होगी। और आज मनीष सिसोदिया ने अपनी इस चिट्ठी से आजादी के क्रांतिकारियों की आत्मा को भी बहुत दुखी किया है, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी है हमारे देश के, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत के 7 दशकों के बाद दिल्ली में एक ऐसा नेता आएगा जो उनके नाम का इस्तेमाल करेगा शराब घोटाले में। असल में मनीष सिसोदिया ना तो क्रांतिकारी हैं, ना ही भारत में अंग्रेजों की सरकार इस समय है। मनीष सिसोदिया को इसी स्वतंत्र भारत की एक स्वतंत्र जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है और उन पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तीसरी बात इसमें लिखी है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ने के लिए बहुत लालच दिया गया और धमकियां दी गई, लेकिन जब वो झुके नहीं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज ये चिट्ठी बहुत ही शानदार तरीके से जो लिखी गई है, मैं इसमें जरूर दाद देना चाहूंगा मनीष सिसोदिया को, या उनका जो भी राइटर होगा, जो भी उनका स्क्रिप्ट राइटर है, उसने चिट्ठी वाकई में बहुत अच्छी लिखी है। और इसमें सिसोदिया साहब की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि जो बात अच्छी है, जो सही है, वो तो कहनी ही पड़ेगी। और इसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार का जो चिन्ह है ऊपर देखिए आपकी स्क्रीन पर, जिसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, इस चिट्ठी में वही चिन्ह है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ये की चिट्ठी है अरविंद केजरीवाल के नाम। और फिर वो देखिए कुछ अंश में आपको पढ़कर बताता हूं आगे। पिछले 8 साल में दिल्ली वासियों की जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि लाने का जो काम आपके नेतृत्व में हुआ है, एक मंत्री के नाते मुझे भी उसमें थोड़ी बहुत भूमिका निभाने का अवसर मिला है, विशेषकर शिक्षा मंत्री के रूप में मिली जिम्मेदारी। शायद पिछले जन्मों का कुछ पुण्य रहा होगा, जिसके फलस्वरूप मुझे इस जन्म में मां सरस्वती की सेवा का ऐसा महान अवसर मिला। फिर वो देखिए आगे लिखते हैं, मेरे ऊपर कई एफआईआर की गई हैं और अभी कई और करने की तैयारी है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका साथ छोड़ दूं, मुझे डराया, धमकाया, लालच दिया। जब मैं उनके सामने नहीं झुका तो आज उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। मैं इनकी जेलों से नहीं डरता। सच्चाई के रास्ते पर लड़ते हुए जेल जाने वाला मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूं। मैंने हजारों ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ी हैं जो आजादी के लिए लड़ रहे थे और अंग्रेजों ने झूठे और बेबुनियाद मुकदमों में फंसाकर उन्हें जेल में डाला, यहां तक कि फांसी भी लगवाई। ये सब लोग मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए मेरे मन में जेल जाने का कोई डर नहीं, और फिर सच्चाई की ताकत मेरे साथ है तो मुझे डर कैसा। फिर आगे लिखते हैं, मैंने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में ईमानदारी से काम किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं। ये बात आपको यहां पर थोड़ा एक बार फिर से सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं, उनके माता पिता का प्यार मेरे साथ है, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की शिक्षा में क्रांति लाने वाले हजारों शिक्षकों का आशीर्वाद भी मेरे सर पर है। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी हिंदी फिल्म का हीरो अपनी बात कह रहा है, और उसकी बात सुनते सुनते लोग भावुक हो रहे हैं। और आखिर में उन्होंने कहा है, मुझे लगता है मेरे जेल जाने से हमारे साथियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ेगा और उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा और जोर मारेगा। और फिर उन्होंने लिखा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल की कविता है जो उन्होंने कही थी जब उन्हें फांसी दी गई थी, तब यही गजल जो है ये उनकी जुबान पर थी। तो ये सुपर इमोशनल चिट्ठी मनीष सिसोदिया ने आज अरविंद केजरीवाल के नाम लिखी है, लेकिन असल में ये केजरीवाल के नाम नहीं है, ये आप सबके नाम है। और हमारा ये कर्तव्य है
कि उनके जो दिल की भावनाएं हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। मनीष सिसोदिया ने इस चिट्ठी में एक जगह पर भगवान श्री कृष्ण का भी जिक्र किया है और यह बताने की कोशिश की है कि वो कट्टर ईमानदार हैं और उन्होंने कभी कोई बेईमानी नहीं की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्हें सीबीआई की कार्रवाई के बाद भगवान श्री कृष्ण या फिर महाराणा प्रताप की याद आई है। पिछले साल जब सीबीआई ने इसी मामले में उनके घर पर छापेमारी की थी तब भी उन्होंने यही कहा था। बीजेपी ने उन्हें झुकाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं और राजपूत हैं, इसलिए झुकना उनके खून में है ही नहीं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन यह बात भी सच है कि महाराणा प्रताप के पूरे जीवन काल में ऐसी कोई घटना नहीं है जिससे उन पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी बहादुरी पर कोई सवाल उठा हो। वो निष्पक्ष, ईमानदार और बहादुर योद्धा थे और शासक थे। और जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया तब मुगल शासक अकबर के पास 80,000 से ज्यादा सैनिकों की फौज थी, जबकि ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप केवल 3 से 5,000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में थे। लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध में अकबर की सेना महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाई। जबकि मनीष सिसोदिया खुद को उनका वंशज तो बताते हैं, लेकिन उन पर अस्पतालों के निर्माण में भी घोटाले का आरोप है, स्कूलों के निर्माण में भी घोटाले का आरोप है और शायद वो भारत के पहले ऐसे एक्साइज मिनिस्टर हैं जिन पर इतने बड़े पैमाने पर शराब के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसलिए अपनी तुलना महाराणा प्रताप से करना थोड़ा ज्यादा हो गया। आज हम आपके लिए एक नए तरह का कार्ड लेकर आए हैं। आपने क्रेडिट कार्ड तो सुने होंगे, आपने डेबिट कार्ड भी सुने होंगे, लेकिन ये जो कार्ड है इसे कहते हैं विक्टिम कार्ड। और मनीष सिसोदिया अपनी इस चिट्ठी से इसी कार्ड को लोकतंत्र की मशीन में स्वाइप कराना चाहते हैं। इसी कार्ड के जरिए वो अपना बिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसी कार्ड के जरिए वो आपको इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड है और आज देश की जनता के लिए समझने वाली बात यहां पर यह है कि ये विक्टिम कार्ड भी एक बिजनेस मॉडल बन गया है। अब आप इसे कहीं भी एनकैश करा सकते हैं। ये विक्टिम कार्ड हर जगह चलता है। जब भी आप कभी पकड़े जाएं, जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपके हाथों कोई गलती हो गई है, आपने कोई अपराध किया है, अब आप पकड़े गए हैं, अब आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं और आपके छूटने का कोई चांस नहीं है, कहीं से भी मदद ना मिले, जब अदालत से मदद ना मिले, आपके राजनीति के दोस्तों से भी मदद ना मिले, तो इस कार्ड को आजमाइए। ये कार्ड आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि इस कार्ड में आंसू भी भरे हुए हैं और इस कार्ड में एक नैरेटिव यानी एक कहानी भी लोड की हुई है। इसीलिए इसको कहते हैं विक्टिम कार्ड। जब सारे कार्ड फेल हो जाएं तो विक्टिम कार्ड चल दीजिए। विक्टिम कार्ड का मतलब यह है कि मैं एक शिकार हूं, चारों तरफ बड़े बड़े शिकारी घूम रहे हैं, मैं सच्चाई से अपना काम कर रहा हूं और उन बड़े बड़े शिकारियों ने मेरा शिकार कर लिया। मैं सबसे ईमानदार व्यक्ति हूं, लेकिन मैं शिकार हो गया हूं, मैं विक्टिम हूं। यहां आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की बात करना भी बहुत जरूरी है। केजरीवाल ने आज से 10 साल पहले यानी 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया था और उस समय उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। आप तो शायद भूल भी चुके होंगे। आपको याद दिलाते हैं, उन्होंने कहा था वो राजनीति में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा उस समय उन्होंने इस बात पर दुख जताया था कि भारत में भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को जेल नहीं होती। लेकिन सोचिए आज 10 साल में अरविंद केजरीवाल कितना बदल गए कि अब वो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होने वाले अपने ही मंत्रियों और विधायकों का खुलकर समर्थन करते हैं और उन्हीं केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं जिनसे वो एक जमाने में बड़े बड़े नेताओं की जांच कराने की बात कहते थे, जिनसे सवाल पूछा करते थे कि आप जांच क्यों नहीं करते। इसलिए अब आप अरविंद केजरीवाल का ये 10 साल पुराना वो भूला बिसरा बयान सुनिए। जैसे आप सुनते हैं ना भूले बिसरे गाने, पुराने जमाने के गाने जिन्हें आप भूल चुके होते हैं, आज ऐसा ही एक पुराना गाना अरविंद केजरीवाल का आपके लिए ढूंढकर हम निकाल कर लाए हैं, जो उन्होंने आम आदमी पार्टी के गठन पर यह बयान दिया था। आप भी सुनिए, भूल चुके होंगे आप, लेकिन आज सुनना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन पहला काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा। पहला काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना पड़ेगा। आज ऐसी व्यवस्था हो गई है, जो मर्जी भ्रष्टाचार करे, किसी को जेल नहीं होती है। अभी हम खुलासे कर रहे हैं एक के बाद एक, तो कहते हैं जी आप तो इसको लॉजिकल एंड तक ही नहीं लेके जाते। कैसे लेके जाएं लॉजिकल एंड तक?
लॉजिकल एंड का मतलब होता है कि भाई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सबूत निकले, अब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बताओ हम कैसे जांच कराएं? मैं कोई सीबीआई का डायरेक्टर तो हूं नहीं कि भाई जांच कराऊंगा। उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, हम कैसे मुकदमा चलवाएं? जांच होगी तो मुकदमा चलेगा। हम कोई चीफ जस्टिस तो है नहीं कि भाई मुकदमा चलाएं। उसके बाद अगर वो दोषी पाया जाए तो उसको जेल भेजना चाहिए। तो लॉजिकल एंड में तो तुमको लेके जाना है। तो उन्होंने सीबीआई का नाम लिया और यह भी देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने ही गिरफ्तार किया है। उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम लिया। यह भी कितनी दिलचस्प बात है कि मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में भी गए और वहां से भी सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कहानी पर विश्वास नहीं किया और कहा कि आप प्रॉपर चैनल से आइए, आप पहले हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में जब आपको राहत ना मिले फिर हमारे पास आइए, तब देखेंगे। अरविंद केजरीवाल की अकेली क्षेत्रीय पार्टी ऐसी है पूरे भारत में जिसका 2 राज्यों में शासन है। हमारे भारत में क्षेत्रीय पार्टियां तो बहुत सारी हैं, ममता बनर्जी की भी है, बाकी लोगों की भी हैं, लेकिन एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी सरकार 2 राज्यों में चल रही हो। सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी ऐसी है जिसकी सरकार 2 राज्यों में है और अब तो ये क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं रही, अब तो ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और इन दोनों राज्यों में उनके कई मंत्री और विधायक अलग अलग तरह के घोटालों में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल जा चुके हैं। जरा नजर डालिए लिस्ट पर। 2013 से लेकर अब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के कुल 5 मंत्रियों की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार और रेप जैसे आरोपों में हो चुकी है, जिनमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के अलावा पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री संदीप कुमार और पूर्व खाद्य मंत्री असीम अहमद का नाम है। जबकि मौजूदा परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 15 नेताओं पर विधायक बनने के बाद भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों के तहत मामले दर्ज हुए, जिनमें 13 विधायकों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यह तो दिल्ली की बात है। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, वहां इतने कम समय में 1 मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में उनके पद से हटाया जा चुका है और 2 विधायकों को भी रिश्वत और घोटाले के आरोप में जेल हो चुकी है। और यह सब कुछ अरविंद केजरीवाल की उसी आम आदमी पार्टी में हो रहा है जिसका गठन ही उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किया था। पिछले साल जब सीबीआई ने शराब घोटाले को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई की थी, तब अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक गुरु, उन्हें भी आप भूल चुके होंगे। आपके लिए यह क्विज है कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक गुरु कौन है। जरा सोचिए। आप में से बहुत सारे लोगों को नाम शायद याद आ गया होगा। उनका नाम है अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को पिछले साल ही एक चिट्ठी लिखी थी और यह चिट्ठी भी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। ये अरविंद केजरीवाल के वो राजनीतिक गुरु हैं जिन्हें केजरीवाल ने भुला दिया। इसमें अन्ना हजारे लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने के बाद अपने सारे आदर्शवादी सिद्धांतों को भुला दिया है और अब उनकी सरकार में शराब घोटाला हो रहा है। और अन्ना हजारे ने यह भी लिखा कि अब केजरीवाल अपने मकसद से भटक चुके हैं और अब वो ऐसी नीतियां ला रहे हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं और अब अरविंद केजरीवाल सत्ता के नशे में डूब चुके हैं। इस चिट्ठी में अन्ना हजारे ने यह भी लिखा था कि आज आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों की तरह ही पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा कमा रही है और इस पार्टी में ईमानदारी जैसा कुछ नहीं बचा है। आज उस चिट्ठी के कुछ अंश आपके लिए सुनना बड़ा दिलचस्प रहेगा। यह चिट्ठी अन्ना हजारे ने लिखी है 30/8/2022 को। कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए ऐसा लगता है, इसलिए दिल्ली राज्य में आपकी सरकार नई शराब नीति लेकर आई। ऐसा लगता है कि जिस शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा इससे शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा मिल सकता है। गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है और यह बात जनता के हित में नहीं है। फिर भी आपने शराब नीति लाने का निर्णय लिया। इससे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार शराब का नशा होता है उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है और आप भी ऐसी ही सत्ता के नशे में डूब गए हैं, ऐसा लग रहा है। आप सत्ता के नशे में डूब गए हैं, ये अन्ना हजारे लिख रहे हैं केजरीवाल को। और आखिर में वो लिखते हैं,
आप लोग भी बाकी पार्टियों की तरह पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा इस दुष्चक्र में फंस गए हैं और एक बड़े आंदोलन से पैदा हुई राजनीतिक पार्टी को यह बात शोभा नहीं देती। यह अन्ना हजारे ने कहा था। अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में जिस शराब नीति की आलोचना की थी, वो शराब नीति मनीष सिसोदिया के हिसाब से ही तैयार की गई थी और इसी नीति के तहत 2,500 करोड़ रुपए का यह शराब घोटाला हुआ है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि वो सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और जेल जाने से भी बिल्कुल डरते नहीं, जबकि सच ये है कि लाखों रुपए खर्च करके वो आज सुप्रीम कोर्ट में जेल से बचने के लिए अर्जी लगाने के लिए आए थे। आपको यह भी जानना चाहिए, अगर वो कह रहे हैं कि मैं जेल जाने से डरता नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करने गए थे? आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और कहा कि मनीष सिसोदिया को अपनी जमानत के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और इसके लिए पहले उन्हें हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये गलत परंपरा है। मनीष सिसोदिया को लगा कि जिस तरह कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को उनकी गिरफ्तारी के 2.5 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई, वैसे ही उन्हें भी जमानत मिल जाएगी और एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी तब तो वो ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन वो ये भूल गए कि उन्होंने शब्दों का नहीं बल्कि शराब का घोटाला किया था। पवन खेड़ा का जो था, वो पवन खेड़ा ने तो शब्दों का घोटाला करके जानबूझकर प्रधानमंत्री का अपमान किया था, तो उनका शब्दों का घोटाला था और उनका मामला अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा था। लेकिन मनीष सिसोदिया का मामला शब्दों से नहीं जुड़ा, वो शराब से जुड़ा है और शराब में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसलिए इन दोनों में फर्क करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को इसलिए राहत दे दी क्योंकि वो अभिव्यक्ति की आजादी का मामला था और ये भ्रष्टाचार का मामला है, ये अपराध का मामला है, ये आपराधिक मामला है। अब हम आपको ये बताते हैं कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट की ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको आज ना कहा है कि ना जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन ये ना आखिर कितनी महंगी पड़ी। दूसरी बात यह कि हमारे देश में गिरफ्तार होने वाले मंत्रियों और नेताओं के मामलों में तुरंत सुनवाई कैसे हो जाती है, ये सवाल हम हर बार उठाते हैं। आप देखिए, हमारे देश में हर रोज हजारों लोगों की गिरफ्तारी होती है अलग अलग आरोपों में, लेकिन अगर ये हजारों लोग सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो क्या उनकी उसी दिन सुनवाई हो जाएगी? सवाल है, बिल्कुल नहीं होगी। पहली बात तो ये कि सुनवाई ही नहीं होगी। दूसरा, ये सुनवाई इतनी महंगी होती है कि कोई आम आदमी इसे अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो आज हमने इन दोनों सवालों के जवाब आपके लिए निकालने की कोशिश की है, रिसर्च की है इसके ऊपर। इसलिए अब आपको हमारी जो बात है आगे की बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिसोदिया की जमानत पर ना की कीमत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले को तुरंत सुनवाई के लिए मेंशन करना और उस मामले में अदालत का सुनवाई के लिए तैयार हो जाना बहुत मुश्किल काम होता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर किसी की सुनवाई उसी दिन हो जाए तो समझ लिए उस व्यक्ति में जरूर कुछ खास है, क्योंकि आप लोगों की नहीं होगी कभी भी। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में इस समय 69,511 मामले लंबित हैं, यानी लगभग 70,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में वेटिंग लिस्ट में हैं वर्षों से, और इन मामलों में तारीख के मुताबिक हर रोज सुनवाई होती है। लेकिन इस दौरान देश से जुड़े कुछ बड़े मामलों में तुरंत सुनवाई के लिए कुछ मामलों को बाकी मामलों से पहले लिस्ट किया जाता है और यह पूरी तरह अदालत पर निर्भर करता है कि वो इनमें से किन मामलों को अर्जेंट मानता है और अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई करता है। यह पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में काम करती है। पहला, जिस व्यक्ति का केस है उसके वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग एप्लीकेशन फाइल की जाती है और एक मेमो दिया जाता है। इसके बाद अदालत तय करती है कि जितने मामलों को तुरंत सुनवाई के लिए मेंशन किया गया है उनमें से कितनों को सुना जा सकता है, और जो मामले सुनवाई के लिए चिन्हित होते हैं उनके लिए एक समय, निर्धारित समय दे दिया जाता है। जैसे आज मनीष सिसोदिया के मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए दोपहर 3:50 का समय मुकर्रर कर दिया। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में वकीलों द्वारा अलग अलग भागों में बहुत तगड़ी, बहुत मोटी फीस ली जाती है, जो कि देश के आम आदमी की पहुंच से बहुत 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 बाहर है। आप अपना घर बार भी बेच देंगे तब भी वो फीस आप नहीं दे सकते। सबसे पहले जब वकील को इस मामले के बारे में जानकारी दी जाती है तब वो इस पूरे मामले को सुनने के अलग से फीस लेता है, सुनने के लिए।
और क्योंकि ऐसे मामलों में बड़े वकीलों पर ही भरोसा किया जा सकता है, इसलिए वो 1 घंटे की फीस 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की लेते हैं। ये उनके समय की कीमत है, 2.5 से 5 लाख रुपए, जिसमें वो सिर्फ आपका केस सुनेंगे। और ये फीस कई बार इससे कम या ज्यादा भी हो सकती है। हम बस आपको एक अनुमान के हिसाब से बता रहे हैं। इसके बाद जब वो वकील सुनवाई के लिए अदालत में पेश होता है तो उसे अपीयरेंस फीस कहा जाता है, और ये फीस उतनी ही ज्यादा होती है जितना मामला बड़ा होता है और जितना वकील बड़ा होता है। आप मान सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जैसे मामले में कम से कम एक सुनवाई के लिए 20 से 25 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अपीयरेंस फी के मामले में हर मिनट बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऐसे मामलों में बड़े बड़े वकीलों को मिनट के हिसाब से पैसा दिया जा रहा होता है, एक एक मिनट का पैसा दिया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो खुद को आम आदमी कहने वाले मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसके लिए उन्हें कम से कम 30 से 35 लाख रुपए खर्च करने पड़े होंगे, क्योंकि इस मामले में उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए वो थे अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी इस देश के सबसे बड़े और सबसे महंगे वकीलों में से एक हैं। एक अपीयरेंस के 20 से 25 लाख रुपए लेते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने ही पवन खेड़ा को भी तुरंत सुनवाई के तहत गिरफ्तारी के 2.5 घंटे के अंदर ही अंतरिम जमानत दिलवाई थी। पवन खेड़ा के वकील भी यही थे। एक और समझने वाली बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला तुरंत सुनवाई के लिए मंजूर होगा, वो भी इस बात पर निर्भर करता है कि उस मामले को किस वकील ने मेंशन किया है, वकील का अपना स्टेटस क्या है और उसका राजनीतिक वजन, उसका लीगल वजन कितना है, कितना बड़ा वकील है। ऐसा वकील जिसे अदालत भी ना कह सके, और वकील इसी चीज के तो पैसे लेता है। अगर एक AOR, जिसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, अगर AOR कोई मामला तुरंत सुनवाई के लिए अदालत में मेंशन करता है तो इस बात की संभावना कम होती है, तो वो मामला सुनवाई के लिए मंजूर हो ही जाएगा, ऐसी संभावना कम मानी जाती है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा वकील उस मामले को अदालत में मेंशन करता है और उसकी फेस वैल्यू जबरदस्त है, तो ऐसे मामले के मंजूर होने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए लोग सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को लेकर जाते हैं जिनकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर किसी को अपने मामले की तुरंत सुनवाई करवानी है तो उसे सबसे पहले एक बड़े वकील के पास जाना होगा और एक हियरिंग के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि न्याय मुफ्त में नहीं मिलता, इसके लिए बहुत सारे लोगों को जीवन भर की पूंजी लगानी पड़ती है और वो फिर भी इतने खुश नसीब नहीं होते कि उनके मामलों की तुरंत सुनवाई हो ही जाए। इस घटनाक्रम पर आज कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, क्योंकि अब ये एक राष्ट्रीय मामला बन चुका है, इस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। सारी प्रतिक्रियाएं हम आपको एक ही बार में अभी सुनवा देते हैं। पहले कहते हो इस्तीफा दो, फिर इस्तीफा दे दिया तो अरे रे, तो 9 महीने पहले क्यों नहीं दिया? आप मंत्री बने ही क्यों? आम आदमी पार्टी आई ही क्यों? इसका जन्म ही क्यों हुआ? अरे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है आपको बेनकाब करने के लिए। जो पूरे देश में खोखा खोखा करके आप सरकारों को गिरा रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। बताइए आप तो बिल्कुल पारदर्शिता की प्रतिमूर्ति हैं, यही दावा आप करते हैं कि आप और अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान में एक नई पारदर्शिता को लेकर के आए हुए हैं। This question becomes very relevant, Mr. Sisodiya, because whether you or whether your leader, Mr. Kejriwal, they keep on giving certificate of honesty. You have shamed Anna Hazare. आपने अन्ना हजारे के ईमानदार आंदोलन की विरासत को बदनाम किया है और दिल्ली में सबको शराब पिला के क्या करना चाहते हैं आप? ये सीधे के सीधे ओपन एंड शट भ्रष्टाचार का मामला है और ये बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर शराब का, लिकर का स्कैम हुआ है। इसको उस तरीके से देखना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने, इनकी सरकार ने एक कमेटी बनाई कि कमेटी बताए कि एक्साइज पॉलिसी में क्या चेंज होने चाहिए। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी ठीक उसका उल्टा कर दिया कि ताकि भ्रष्टाचार हो सके। अब आने वाला जो समय है, आने वाले जो कई हफ्ते हैं या महीने हैं, वो बड़े दिलचस्प होंगे आपके लिए भी। और वो इसलिए दिलचस्प होंगे क्योंकि अब आपके सामने 2 कहानियां पेश की जाएंगी और वो साथ साथ आपको हर रोज सुनने को मिलेगी। पहली कहानी ये होगी जो बीजेपी की तरफ से कही जाएगी, वो ये कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के जो मंत्री हैं ये सब भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इन्होंने लोगों को धोखा दिया है, इसीलिए इन्हें जेल में डाल दिया गया है।
और भ्रष्टाचार को ये जो मोदी सरकार है ये बर्दाश्त नहीं करती और हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो बहुत ईमानदारी से काम कर रही हैं। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेगा उसे वो पकड़ लेंगी। इससे पहले आपको याद होगा भ्रष्टाचार हमारे देश में बुरा नहीं माना जाता था। भ्रष्टाचार और राजनीति साथ साथ हाथ में हाथ डाल के चलते थे और मंत्री लगातार भ्रष्टाचार करते रहते थे। एजेंसियां आंख बंद कर लिया करती थी और मंत्रियों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े नेता हमारे देश में अभी तक रहे हैं पिछले 75 वर्षों में, वो सब कैसे रातों रात पैसे वाले हो जाते हैं। ये सारे नेता वो हैं जो गरीबी का नाम लेकर और गरीबों का उत्थान का नाम लेकर राजनीति में आए, जो बैलगाड़ी में आए थे, झोपड़ी में रहते थे जब राजनीति में आए, और आज उनके पास बड़े बड़े भवन हैं। आज वो प्राइवेट हवाई जहाज़ों में चलते हैं, बड़ी बड़ी एसयूवीज में चलते हैं, उनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, उनके विदेशों में उनकी प्रॉपर्टी हैं। तो ये सारा पैसा हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के पास कहां से आया? आप भी अपने आसपास के बड़े नेताओं पर एक सर्वे करके देखिए और आप देखेंगे कि ये सारे नेता असल में गरीबी के मुद्दे पर राजनीति में आए थे और धीरे धीरे गरीब तो वहीं रह गए, लेकिन ये नेता रातों रात अमीर बन गए। आज इन नेताओं के पास इतना पैसा आखिर आया कहां से? लेकिन हमारे देश की जनता भी इस भ्रष्टाचार को कभी बुरा नहीं मानती थी। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की सरकारें भी इसको बुरा नहीं मानती थी और सरकारों में जो लोग रहते थे वो आपस में, चाहे वो विरोधी हों, आपस में आंखों की इतनी शर्म जरूर रखते थे कि भाई हम आपका भ्रष्टाचार नहीं पकड़ेंगे, आप हमारा मत पकड़ना, क्योंकि सत्ता में आना जाना तो होता रहेगा। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ करता था जो पिछले 10, 70, 75 वर्षों से लगातार चला आ रहा था। लेकिन अब वो एग्रीमेंट टूट गया है। अब जांच एजेंसियां किसी को भी जाकर पकड़ लेती है रंगे हाथों, और आपने देखा होगा हाल के वर्षों में बहुत सारे मंत्रियों को हमारी जांच एजेंसियों ने पकड़ा है। अब दूसरी कहानी आपके सामने ये आएगी जो आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे कि हम विक्टिम हैं, हम में तो शिकार बनाया गया है, और वो विक्टिम कार्ड आपके सामने खेलेंगे और वो आपसे कहेंगे कि हमें जानबूझकर सताया जा रहा है, और वो अपने जब भी आपके सामने आएंगे अपनी जेब से ये कार्ड निकालेंगे और आपके सामने रख देंगे, जिसको कहते हैं विक्टिम कार्ड, कि हम बहुत ईमानदार हैं लेकिन हमें परेशान किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है और हम जेल जाने से डरते नहीं हैं, और ये सब कुछ हम भारत के लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है। मैंने कल भी आपको कहा था, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आपको इसमें से चुनना है कि आपको कौन सी कहानी विश्वसनीय इसमें लगती है और आपका दिमाग और आपका मन किस कहानी पर विश्वास करने के लिए आपको कहता है। अब हम आपको कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद की वो छतरी दिखाएंगे जो सिर्फ गांधी परिवार के लिए खुलती है। कांग्रेस ने गांधी परिवार के बाहर के एक नेता को पार्टी अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि गांधी परिवार के लिए छतरी है और बाकी नेताओं के लिए सिर्फ एक दरी है। इस छतरी वाली छत्र छाया को समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए जो 25 फरवरी का है, जब छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस पार्टी का 85वां महाअधिवेशन चल रहा था, और जब इस कार्यक्रम की शुरुआत में ध्वजारोहण किया जाना था उस समय वहां पर काफी धूप थी, गर्मी बहुत थी, और इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और पदाधिकारी मौजूद थे और मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी बगल में सोनिया गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। अब इस वीडियो में आप देखिए कि सोनिया गांधी को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए एक व्यक्ति छतरी लेकर खड़ा है, जबकि उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। उनकी उम्र सोनिया गांधी से ज्यादा है, 81 वर्ष। सोनिया गांधी की उम्र है 76 वर्ष। लेकिन उस समय छतरी सिर्फ सोनिया गांधी जी के लिए ही लगाई गई, और यह तस्वीर कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र आपको दिखाती है, और कांग्रेस पार्टी में आज भी गांधी परिवार की क्या स्थिति है वो आपको बताती है। कांग्रेस में हमेशा गांधी परिवार को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। छतरी अगर खुलेगी तो सिर्फ कांग्रेस परिवार के लिए खुलेगी। आप कांग्रेस पार्टी की संरचना को आज इस तरह से समझिए। इस छतरी के बाद यहां सबसे ऊपर है गांधी परिवार, और ये जो छतरी है ये सिर्फ गांधी परिवार के लिए खुलेगी, बाकी किसी के लिए नहीं। इसलिए परिवारवाद की इस छतरी के नीचे गांधी परिवार है, सोनिया गांधी और उनके दोनों बच्चे, ये परिवारवाद की छतरी है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और फिर नीचे CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य आते हैं। तो ये तीन जो छतरी के नीचे हैं ये चुनते हैं कि पार्टी अध्यक्ष कौन होगा। इन्होंने खड़गे को चुना, और खड़गे चुनते हैं नीचे वर्किंग कमेटी में कौन कौन रहेगा। तो ये कांग्रेस का पूरा सिस्टम आपकी समझ में आ गया।
महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी पार्टी में किसी एक परिवार के लोगों को विशेष प्रोटोकॉल मिलता है तो इससे उस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गलत असर पड़ता है, गलत संदेश जाता है। ऐसी तस्वीरों में यह संदेश छिपा होता है कि वो व्यक्ति या परिवार पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सबसे ऊपर है। और ये तस्वीरें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि गांधी परिवार हमेशा कांग्रेस पार्टी में सबसे ताकतवर था, है और रहेगा। कांग्रेस पार्टी में चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो या फिर वो सरकार में हो, प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस अध्यक्ष हो, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल हमेशा गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगा। और ये गांधी परिवार के हाथ में जो उनके जो सदस्य हैं, जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल रहेगा, ये काबिलियत के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कर्नाटक में एक रैली के दौरान व्यंग किया था और कहा था कि ऐसा करके मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया गया है। धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। तो कांग्रेस पार्टी में जो छतरी है वो सिर्फ गांधी परिवार के लिए है और बाकी नेताओं के लिए सिर्फ दरी है। खालिस्तानी आतंकवादियों का वो दुस्साहस दिखाएंगे जिसमें उन्होंने एक ऐलान किया है कि भारत में G20 समिट के दौरान वो दिल्ली हवाई अड्डे पर खालिस्तान का झंडा लहराएंगे और दिल्ली पहुंचने वाले दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं का ध्यान खालिस्तान की तरफ खींचेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि पंजाब की जिस पुलिस ने 23 फरवरी को अमृतसर में खालिस्तानियों के सामने घुटने टेक दिए थे, उस पुलिस को अब पंजाब की सरकार खास तरह की ट्रेनिंग दे रही है। इस ट्रेनिंग का नाम है गतका। गतका असल में मार्शल आर्ट की तरह एक सेल्फ डिफेंस आर्ट होती है और इस ट्रेनिंग में पंजाब पुलिस के जवानों को यह सिखाया जा रहा है कि अगर लाठी, डंडे और तलवार जैसे हथियार लेकर कोई हिंसक भीड़ हमला कर दे तो उसे कैसे कंट्रोल में किया जाए और बिना हथियारों का प्रयोग किए लाठी और डंडे से ही भीड़ को काबू में कैसे किया जाए। यह ट्रेनिंग देखिए चल रही है और यह बिल्कुल ट्रेनिंग आपको ऐसा दिखाई देगा कि यह ट्रेनिंग अभी हाल ही में पंजाब के एक पुलिस स्टेशन पर जिस तरह से खालिस्तानियों ने हमला किया था उसी को ध्यान में रखकर यह ट्रेनिंग दी जा रही है। पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि अगर भीड़ लाठी, डंडे और तलवार लेकर हमला कर दे, उनका जो भीड़ से कहने का मतलब है जैसे जो खालिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं वो अगर हमला कर दें तो उन्हें रोकने के लिए एक विशेष स्किल की आवश्यकता होती है। पंजाब पुलिस इस ट्रेनिंग के जरिए इसी स्किल को सीख रही है और इस ट्रेनिंग की शुरुआत पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले से हो रही है और बाद में इसे पंजाब के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि इस ट्रेनिंग का असली फायदा तभी होगा जब इन पुलिसकर्मियों को इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी। उनके ऊपर जो व्यक्ति फैसला लेने के लिए बैठा है, जब वो व्यक्ति पुलिस को हाथ खोलेगा तभी तो पुलिस इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर पाएगी। आप खुद सोचिए, अगर पुलिस को खालिस्तानी समर्थकों को रोकने का आदेश ही नहीं दिया जाएगा, पुलिस को कहा जाएगा कि सरेंडर कर दो, तो फिर इस ट्रेनिंग का फायदा क्या होगा। अब आप वो तस्वीर देखिए जहां पुलिस ने अभी हाल ही में सरेंडर कर दिया था। ये खालिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं हजारों की संख्या में 23 फरवरी को अजनाला में गए थे पंजाब के और पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। इसलिए पंजाब पुलिस को अब जो ट्रेनिंग दी जा रही है इसका फायदा तब होगा जब नेतृत्व में इच्छा शक्ति होगी। इसलिए पंजाब में खालिस्तान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सबसे बड़ी जरूरत मजबूत इच्छा शक्ति है और यह तभी संभव है जब वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत होगी। आपको याद होगा जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था तब केपीएस गिल को वहां पर ले जाया गया था, डीजीपी बनाया गया था और केपीएस गिल ने जिस तरीके से इच्छा शक्ति दिखाई थी वही इच्छा शक्ति आज पंजाब पुलिस को उसकी आवश्यकता है। खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ इस कमजोर इच्छा शक्ति से भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठे खालिस्तानियों को भी बहुत ताकत मिल रही है और इसीलिए खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है।
पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कह रहा है कि जब G20 समिट में शामिल होने के लिए कई देशों से वहां के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे, तब 6 फॉर जस्टिस के लोग दिल्ली के एयरपोर्ट पर खालिस्तान के झंडे फहराएंगे, जिससे दुनिया को पता चलेगा कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है और पंजाब भारत से अलग है। G20 समिट की मुख्य बैठक 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होगी। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले कई देशों के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे और पन्नू इन्हीं बड़े नेताओं के सामने खालिस्तानी झंडे लहराने की धमकी इस समय दे रहा है। आपको याद होगा, यह वही संगठन है जिसने किसान आंदोलन के समय भी भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की थी। उस समय इन्होंने लाल किले पर धावा बोला था। गुलजार साहब ने एक बार कहा था, पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता।